नमस्कार भाइयों। किसान आज हमारा अन्नदाता है और उसी की बदौलत हमारा पेट भरता है, उसी की बदौलत हम 2 जून की रोटी खाते हैं। और हमारे सारे भाई जो हैं वह किसी न किसी पेशे से जुड़े हुए हैं। इन सब लोगों से भी बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति जी ने किसानों का बिल चंद घंटे में पास कर दिया है और कहा है कि किसानों की बेहतरी के लिए होगा। भाइयों से जानना चाहेंगे कि क्या किसानों के लिए उनकी बातें नहीं सुननी जानी चाहिए, किसान संगठनों से बात नहीं होनी चाहिए, वकीलों से बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वकील भी जो है, कर्मचारी भी जो है, जो अफसर है, वह भी कहीं न कहीं से किसान है। 2-4 बिस्वा बिघवा खेती कहीं न कहीं उसकी होती है, वह भी खेती किसानी से जुड़ा होता है। किसानों का दर्द हर आदमी का दर्द है, क्योंकि वहाँ से जब अन्न पैदा होता है तभी हमारे पेट में जाता है, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रशांत सिंह है, मैं पेशे से वकील हूँ। प्रशांत जी, ये राष्ट्रपति जी ने बिल पास कर दिया और सदन में भी बिना चर्चा के हो गया। आप क्या मानते हैं कि बातचीत और होनी चाहिए थी? बातचीत होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी, सब पे सबके मत लेने चाहिए थे इस पे, और उसके बाद ही इसको पास करना चाहिए था, ताकि ज़्यादा मत लेने से उसका विस्तार हो जाता है छेद का कि कितने काम आएगा, क्या लूप होल है इसमें, क्या इसकी सार्थकता है। तो वो मत तो लेना चाहिए था। आप वकील हैं, तो आप वकील के नज़रिए से बताइए कि आप जब तमाम मामलों को देखते हैं तो तमाम अपने क्लाइंट से राय मशवरा तो करते होंगे ना? बिल्कुल करते हैं राय मशवरा, बिना उसके काम चल रहा ही नहीं है। देखिए, बिल सरकार ये कह के ला रही है कि किसानों के पक्ष का है। अब उसमें क्या उन्होंने क्लॉज डाले, जैसे कुछ क्लॉज हैं वो पेमेंट वगैरह वाले जो 3 दिन में करना है। जैसे कोई भी प्राइवेट सेक्टर का आदमी अगर किसान से उसकी वो लेता है, फसल लेता है, तो उसको एक तो उसके खेत से उठानी होगी, और उठाने के 3 दिन के अंदर पेमेंट होगा, नहीं तो एफआईआर हो जाएगी उसके खिलाफ। ये तो कानून ठीक है, लेकिन बाकी उसमें और क्या है वो हम पढ़ के आपको बता सकते हैं। कुछ चीज़ें सुपरफिशियल जो हमने उसके ड्राफ्टिंग में पढ़ी थी वो हमको मालूम है। अच्छा, ये बताइए, आप बता रहे हैं एफआईआर हो जाएगी और अगर पेमेंट नहीं करेगा समय से। अभी श्रम कानूनों को लेकर के कह दिया गया जिनके पास 100 कर्मचारी से 300 कर्मचारी हैं वो हायर एंड फायर जब चाहे तब निकाल सकता है बिना किसी उसके। अभी सरकार ने एक बिल भी पास करवा दिया है। तो बताइए, कहाँ एफआईआर हो रही है? अगर वो मतलब श्रमिकों के साथ इस तरह के व्यवहार हो रहा है तो किसानों के मामले पे कहाँ एफआईआर होगी? दूसरा एक सवाल यह है कि गन्ना किसानों को लेकर के आपने देखा होगा कि सरकार ने कहा था, जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कि गन्ना किसानों को लेकर के अगर पेमेंट नहीं हुआ तो हम उनके ऊपर एफआईआर करेंगे। आज किसी के खिलाफ एफआईआर हुई है? बताइए, आप तो वकील हैं। नहीं, एफआईआर नहीं हुई है उसमें। देखिए, ये चीज़ कानून जो होता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, लोगों का वो है कि ताला चोरों के लिए नहीं होता है, शरीफों के लिए होता है। क्योंकि अगर चोरी करने पर कोई आएगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई कानून नहीं रोक सकता, वो ताला तोड़ेगा और ले जाएगा। तो ताला शरीफों के लिए होता है। इसीलिए कानून जो बनता है वो आइडियल सोसाइटी के लिए होता है। आप सब उसको फॉलो करेंगे तो कानून चलेगा, अगर आप उसको तोड़ने पे उतर आएंगे तो कुछ नहीं होगा। अब उन्होंने क्लॉज रखे हैं, उनके हित में जान के रखे हैं, लेकिन अगर उनका हित उसमें नहीं वो हो रहा है तो सरकार को ध्यान दे के उसमें फिर सुधार करना चाहिए और उसको और थोड़ा कड़ा बनाना चाहिए। और राय तो संगठनों से, उनके नेताओं से तो राय लेनी ही चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली फील्ड में रहते हैं, उनको पता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो राय तो लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। भाई साहब, आपका क्या नाम है? कुंवर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, आप तो कर्मचारी यूनियन के नेता हैं, तो आजकल कर्मचारी यूनियन अपना काम कर पा रहा है? सरकारों की कितनी दखलंदाजी है? देखिए, हम लोग तो गवर्नमेंट सेक्टर से, हम लोग की ना कोई मोदी, ममता, मुलायम से कोई हम लोग गैर राजनीतिक दल हैं, लेकिन हमको सरकार की नीतियों से बहुत विरोध है। जैसे वर्तमान सरकार है, इसका काम अभी चर्चा कर रहे थे आप वकील साहब से, जो है गन्ना किसानों के बारे में, तो ये तो एक बहुत ही सरासर होता है जनता की आवाज़ को कुचल देना हुआ। क्योंकि प्रश्नकाल तो संसद में हुआ ही नहीं, उस पर भाई विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी। उसी का नतीजा रही कि बाद में हो हल्ला हो रहा है, भाई आके उनके केंद्रीय 6 मंत्री आके बयान दे रहे हैं कि ये एक गैर मानवीय है, गैर संसदीय प्रणाली है, पर बिल फाड़ा जा रहा, पर्चे फाड़े जा रहे हैं। अरे, जब जनता की आवाज़ नहीं सुनोगे, पक्ष विपक्ष काहे होता? पक्ष होता उसके अगेंस्ट विपक्ष होता, विपक्ष होता जनता की आवाज़ होती है। जब आप किसी चीज़ पर चर्चा नहीं, तो काला दिन है, इतिहास का एकदम काला दिन बन गया कि आप बिना प्रश्नकाल के जो है कोई बिल पास कर दे रहे हो। हमारे राष्ट्रपति महोदय उसको एक झटके में पास कर दे रहे हैं। और जहाँ तक बात रही हम लोगों की, एक हम छोटा सा उदाहरण बताते हैं। हमारे यहाँ अभी इन्होंने क्या किया है, घाटा दिखा के बिजली बोर्ड को विभाग भी बता दीजिएगा।
हम उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में हैं एज ए जूनियर इंजीनियर। हमारे यहाँ क्या है, इन्होंने घाटा दिखा करके पूरा मतलब निगमों को बेचने का काम शुरू किया है। चलिए यूपी बिजली बोर्ड घाटे में है 40%, लेकिन आप ये पांडिचेरी को बेच रहे हैं। पांडिचेरी का 9% घाटा है, 15% का विभाग मानता है कि आइडियल घाटा होता है लाइन जनरेट होने से लेके उपभोक्ता घर तक पहुँचने तक, माना तक 15% का अगर लाइन लॉसेज है आपके तो आइडियल हैं आप, लेकिन पांडिचेरी को बेच दे रहे हैं जहाँ की 9% लाइन लॉसेज हैं। तो इससे कहीं ना कहीं साफ झलकता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और बात रही आज हम लोग का शाम को 4 बजे से विशेष मसाल जुलूस निकाला जा रहा है, फील्ड हॉस्टल से निकलेगा। और तमाम इनकी एक उदाहरण बताएं, जैसे पूर्वांचल में यूपी में इन्होंने पूर्वांचल बेचने का काम शुरुआत किया, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को बेचेंगे ये। उसका एक उदाहरण देते हैं कि आपको अगर अपनी मेरी गाड़ी बेचनी है तो आदमी कोई जैसे गाड़ी जैसा है वैसा है कंडीशन में बेच देती है। इन्होंने क्या किया है, बनारस में जाके देखिए पूरी लाइनें चकाचक कर दिया गया, ट्रांसफार्मर लगवा दिया, केबलिंग करवा दिया गया, अंडरग्राउंड करवा दिया गया। उसके बाद ये प्राइवेट कंपनी को, अडानी अंबानी को हैंडओवर करने जा रहे हैं, टाटा को हैंडओवर करने जा रहे हैं। ये क्या है, इससे लगता है साफ साफ सरकार जो है जनता। और उसका उदाहरण 2 ये निगम बेच चुके हैं। एक आगरा में दे दिया, प्राइवेट को दे दिया, टोरेंट पावर है, नोएडा में दे दिया, नोएडा पावर को। वहाँ कोई रिश्तेदार आपको पूछ लीजिए फीडबैक, वो ना नेता की सुनते हैं, ना पत्रकारों की सुनते हैं, ना उनके लिए मानवता है कुछ, ना उनको पैसा चाहिए। लॉकडाउन में हम लोगों ने कोई पब्लिक से पैसा नहीं लिया, चलिए मानवीय आधार, क्योंकि बिजली पानी स्वास्थ्य ये क्या है हमारे संविधान में भी मूलभूत आवश्यकता बताएगी। मुनाफा कमाने के लिए विभाग नहीं बनाए गए आज़ादी के बाद से, लेकिन सरकार का रवैया एकदम जो है साहब इसको जो है बेच दीजिए। और सजा के बेच रहे हैं भाई, हमको अपनी गाड़ी बेचनी है तो जैसे वैसे बेच दें। ये अब बेचना ही है अगर आपको तो गांव का एरिया बेचिए जहां नुकसान है। आप शहर को बेच रहे हैं, लखनऊ बेच रहे हैं, लेसा बेच रहे हैं, बनारस बेच रहे हैं, जहां की प्रॉफिट है वहां पब्लिक पैसा दे रही है, अर्निंग है। उसके बाद आप पूरा सब मेंटेन करके बेच दे रहे हैं प्राइवेट। इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर है, ये पूंजीपतियों को फायदा देना चाहती है। अडानी अंबानी की सरकार रही है, उनको फायदा देना चाह रही है। ये बताइए आप लोग मसाल जुलूस किस मांग के लिए निकाल रहे हैं? हमारा बस एक मुद्दा है कि बिकना नहीं चाहिए। जो फैसिलिटी उनको दे रहे हैं, मैं वादा करता हूं, हमारा संगठन वादा करता है कि हम उसको मेंटेन करके देंगे। उसका उदाहरण कानपुर का किसको रहा है। कानपुर में बहुत पहले बेचने का पहले साजिश थी। कानपुर कर्मचारियों ने कहा आप हमको वही सुविधा दीजिए जो आप उनको छूट दे रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, बेचने के पहले उनके जो लॉसेज हैं उनको जीरो कर देंगे। भाई ये लॉसेज जीरो हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है पब्लिक के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही घातक है। भाई दो सवाल हम लोग का सरकार से है। अगर कोई चीज़ घाटे में चल रही है तो उसको पूंजीपति लेगा क्यों, और अगर फायदे में तो आप बेच क्यों रहे हैं? इस चीज़ का जवाब सरकार के पास नहीं है। भाई घाटे में तो आप बेच क्यों रहे हो, फायदे में तो आप उसको जो है तब काहे बेच रहे हैं। हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जो है श्रीकांत शर्मा जी, पंडित श्रीकांत शर्मा जी, बड़े बड़े अवार्ड जो है वहाँ केंद्र में लेते नजर आते हैं। भाई सबसे ज़्यादा मीटर उत्तर प्रदेश सरकार ने लगा दिया, विद्युतीकरण जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया। उसके बाद भी आप विभाग को बेचे दे रहे हो। पब्लिक अभी त्रस्त हो जाएगी। अभी तो क्या है, लॉकडाउन भाई गवर्नमेंट सेक्टर में आप लॉकडाउन में देख लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी जो है हॉस्पिटल हुआ, कोई भी प्राइवेट, भाई कितनी अडानी अंबानी की बसें चल गई, कितने प्राइवेट हॉस्पिटल जो है लखनऊ में रन कर गए जो कि पब्लिक की सेवा करते हैं। वही काम आया, गवर्नमेंट विभाग ही काम आया। इसलिए इनकी सरकार की मंशा साफ है, कहीं ना कहीं इसके बेचने का उसमें उनका फ़ायदा है। एक मुश्त पैसा लो, सीधी सी बात। अच्छा ये बताइए कि सरकार को कौन से अफसर इस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं कि पूरी तरीके से निजीकरण पर सरकार उतर आ रही है, आम आदमी की सुन नहीं रही है, लाठियां तक चलवाई जा रही हैं कर्मचारियों पर? कौन से अधिकारी ऐसे हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं? ये जैसे हम एक उदाहरण बताएं, हमारे यहाँ विभाग में क्या है, अब तक जो है टॉप मोस्ट जो एमडी होता था, सीएमडी होता था, एक इंजीनियर बैठा ला जाता था। तो इंजीनियर क्या होता था, नीचे से उसको तकलीफ दर्द जनता का भी पता है, कर्मचारियों को पता है, विभाग का भी दर्द पता है। यहाँ आईएएस बैठा दिए गए हैं। अब उनसे कोई मतलब नहीं, जनता के दुख दर्द से वो आए हैं एक काम करने, अपना काम करेंगे। यहाँ अपना काम किए, उल्लू सीधा किया। अभी हमारे यहाँ आप देखिए होगा सीपीएफ जीपीएफ बहुत बड़ा घोटाला होगा। उस समय अपर्णा यू मैडम थी और आलोक कुमार जी एमडी थे। ये लोग विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ, कोई लेना देना नहीं। बस इनका क्या हुआ, उठा के दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया गया, बढ़िया वहाँ भी लूट खा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विभाग जो है सीधा सीधा एक जो आईएएस बैठा देते हैं। और एक हमको भी लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को एक टीम 11 जो बना रखी इन्होंने, वो कहीं ना कहीं ये पब्लिक की आवाज़ वहाँ तक जा नहीं पा रही है ना। इनके हमको तो जो लगता है फीडबैक मिला है कि ये मंत्री भी इनसे त्रस्त हैं। और अभी देखिए कल परसों पेपर में था, इनके 11-15 विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। अरे जब विधायक आपके त्रस्त हैं, विधायक नहीं बोल पा रहे हैं, मंत्री नहीं बोल पा रहा, तो आप उनकी क्यों सुनते हैं? भाई उन आईएएस की टीम 11 काहे का बना रखा, किस बात का बना रखा है? मतलब कहीं न कहीं से लोगों को बातों को सुना नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं सुना जा रहा, जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। चलिए मैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए एक्सरसाइज करते हुए भाई साहब मिल गए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा विनोद यादव। विनोद यादव जी, कैसे हाल चाल हैं? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास हैं तो आजकल आप योगा करते हुए यहाँ दिखते हैं। क्या करें, जरूरी है, थोड़ा शुगर लेवल सही है
ये बताइए आपकी उम्र कितनी होगी? होगी 45 साल। तो क्या आजकल देख रहे हैं कि जो आंदोलन तमाम हो रहे हैं, युवाओं के आंदोलन हैं, खास करके विपक्षी दलों के आंदोलन हैं, अखिलेश यादव की जो फ्रंटल संगठन है समाजवादी पार्टी के, वो आंदोलन कर रहे हैं। आपने मुलायम सिंह के भी समय को देखा है, तो क्या मुलायम सिंह का जो एक आंदोलन था उसी तर्ज पर अखिलेश यादव का एक आंदोलन अब शुरू हो रहा है क्या? ऐसा कुछ देखने को आपको मिल रहा है क्या? सुनने में आ रहा है कि वैसे ही है, होगा भी वैसे ही। आंदोलन अखिलेश जी करेंगे। नहीं, आपको कैसे लगता है आंदोलन करेंगे? अब आजकल युवाएं जो है कि जोश भरा है युवाओं में, जो नौकरी को लेके, सब बेरोजगारी को लेके, तो इसलिए उम्मीद है कि सब युवाओं को जोश है कि खूब आगे हम लोग इतना आंदोलन करें और सबके साथ, संगठन के साथ रहें कि आगे आने वाले दिन में बहुत अच्छा हो। भाई युवा सब परेशान है, बस। काहे को परेशान है युवा? अरे नौकरी नहीं है, बेरोजगारी, सब एकदम ही, सब कहाँ कुछ नहीं है, कहाँ करें बताइए आप। सब वैसे जैसे टहल रहे हैं सब लोग। बस। मतलब परेशानी है। तो देखिए लोगों की एक बड़ी समस्या है। भाई साहब क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। अरे आप लोग जो है क्या कहते हैं, बिल पास हो गया है किसानों का, तो किसानों के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या हुआ? जो है राष्ट्रपति जी ने फटाफट बिल पास कर दिया है। सर ये जो बिल पास किया गया है, बहुत ज़्यादा बिल के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन जो मेरे नॉलेज में आया, जो हमने मतलब देखा है मीडिया से और चीज़ों से, इसमें रूल लेके आए हैं कि शायद जो किसान हैं, अगर क्या कहते हैं कोई केस बनता है तो कोर्ट नहीं जा सकता है किसान, उसको डीएम लेवल पे जाके, और डीएम ही उसको सॉल्व करेगा वहाँ का। तो अब इसमें ये नहीं समझता कितनी पारदर्शिता रहेगी, क्योंकि डीएम तो बड़े जितने भी फार्मर्स होंगे या जितने भी बिजनेसमैन होंगे उन्हीं के प्रभाव में रहेगा। तो क्या वो छोटे बिजनेस जो छोटे फार्मर्स हैं उनके सपोर्ट में आएगा या उनके विरोध में आएगा? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि अब आने वाला टाइम में जो छोटा किसान है, जिसके पास 2 बीघे 1 बीघे की खेती है, वो आज की डेट में आने वाले टाइम में अपने ही ज़मीन पे वो खुद मजदूर बन के रह जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल जो एग्रीकल्चर है वो अब यहाँ से जन्म लेगा। जो ठेकेदारी की खेती होगी वो यहाँ से आएगी। जो बड़े खेत फार्मर्स होंगे या जो बड़े फर्म होंगे, वो छोटे किसानों को उन्हीं का खेत कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लेंगे और खेती उन्हीं से कराएंगे। वो दिहाड़ी मजदूर हो जाएंगे वो अपने ही खेतों में, जहाँ तक ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब दूसरी चीज़ है कि जो एक इन्होंने बोला है कि सरकारी मंडी भी रहेगी, प्राइवेट मंडी भी रहेगी। तो कहते हैं कि शायद अच्छा रेट मिले किसानों को प्राइवेट मंडी से, लेकिन ये आने वाले टाइम पे ही दिखाई देगा कि कितना अच्छा रेट मिलेगा किसानों को और कितने अच्छे रेट में हमें मिलेगा। क्योंकि जो वो चीज़ आज हम 22 रुपये में खरीद रहे हैं, जब वो प्राइवेट खरीदेगी और प्राइवेट वाले बेचेंगे तो वो हमें भी 50-60 रुपये हो सकता है रेट हो जाए। तो ये आने वाला समय बताएगा कि कितना अच्छा ये बिल होने वाला है या ख़राब होने वाला है। क्या मानते हैं कि जिस तरीके से पहले अडानी, अंबानी ये सब जो है बिल्डिंग बनाने का काम करते थे, बड़े बड़े पार्क बनाने का काम करते थे, अब वो खेती करने के लिए भी कारपोरेट कल्चर में आएंगे और किसानों के पूरे काम धंधे को अपनाएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इनको इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आज भी किसानों से सस्ते में ख़रीदा जाता है और बहुत महंगे में बेचा जाता है। आज की डेट में प्याज 40 रुपये चल रही है, आलू 45 रुपये चल रहा है, और बीच में तो प्याज और लहसुन के दाम कहाँ से कहाँ, क्या किसान से उस रेट में ख़रीदा गया था? वो नहीं ख़रीदा गया था। तो इनको मालूम है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जमाखोरी बढ़ेगी, क्योंकि जब प्राइवेट ये लोग उतरेंगे तो इनको सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देती है। आज की डेट में आप छोटे, पहले अगर सिर्फ बिजनेस का ही देख लें तो जो छोटे बिजनेसमैन थे, इस कोविड के बाद से कितने फर्म बिक गई और अडानी और अंबानी इन्हीं लोगों ने सबको खरीदा है। तो छोटे बिजनेसमैन जिस तरीके से गायब हो गए, आप बिग बाजार का ही उदाहरण ले लीजिए। इतनी बड़ी फर्म थी, इसको क्या कहते हैं, अंबानी ग्रुप ने खरीद लिया, रिलायंस ने। तो इसी तरीके से जब ये छोटे किसान हैं, इनको तो गायब करने में पता ही नहीं चलेगा बेचारे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में तो सबको फ़ायदा लगेगा कि चलो अच्छा मेरा खेत है, मैं साल का हमें 10,000 रुपये मिल जाएगा, तो हम क्या कहते हैं कहीं नौकरी कर लेंगे, तो इधर से 10,000 मिल जाएगा, कहीं हम जाके शहर में रह लेंगे। लेकिन उसको बाद में समझ में आएगा कि वो अपने ज़मीन से तो हाथ धो ही बैठा, दे चुका, और बाहर उसको क्या कहते हैं नौकर बन के रह जाएगा दूसरी जगह जाके। तो क्या मानते हैं खेती का भी वही हाल होगा? जैसे बिग बाजार आया और फन मॉल आया, एक बड़े बड़े जो मॉल आ गए और कारपोरेट कल्चर शुरू हो गया, तो छोटे जो दुकानदार हुआ करते थे, आपके घर के 2 किलोमीटर पर या 1 किलोमीटर पर या 500 मीटर पर दुकानें होती थी जहाँ सब सामान मिल जाते थे, वो सब बर्बाद हो गए। उसी तरीके से छोटे किसान बर्बाद होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसमें जो बड़े फार्मर हैं, जो इनके पास 40 बीघे 50 बीघे की खेती है, मिनिमम 30 बीघे की खेती है,
वो तो प्रॉफिटेबिलिटी ले जाएगा, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा खेत है, वो एक ट्रैक्टर रख लेगा, एक वो खेती कर लेगा। जो क्या कहते हैं 2 बीघे में खेती कर रहा है, वो उस चीज़ के लिए ट्रैक्टर तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो वैसे ही ऑलरेडी गरीब है। तो उसको उसकी खेती कौन करेगा? उसकी खेती ऐसे ही 5-10 मजदूरों की जो अगल बगल का खेती लेके वो बड़े फर्म करेंगी, फिर वो उसी खेत में वो खुद नौकर हो जाएगा, अपने ही खेत में वो नौकरी करेगा। ठीक भाई साहब, धन्यवाद। थैंक यू। भाई साहब कैसे हैं? अच्छा ये बताइए कि ये जो किसान बिल लेकर के आए हैं, हम लोग महिलाओं की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, और तमाम हमारे देश में 30% तो महिला किसान होंगी हैं जो खेती करती हैं। आदिवासी इलाकों में आप देखते हैं, वहाँ पर भी यही सब कुछ हालात है। क्या मानते हैं कि महिला किसानों के लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए थी? इस गवर्नमेंट के अनुसार तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि महिलाओं या पुरुष किसी के लिए भी कुछ होगा। ये पहली सरकार है जिसमें किसान अपना भला नहीं चाह रहा है, लेकिन सरकार उनका जबरदस्ती भला करना चाह रही है सरकार के मुताबिक। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग से किसी को कुछ होगा, और उनके नॉर्म्स और उनके जो क्राइटेरिया ऐसे स्ट्रांग होंगे जो कि हिडन क्राइटेरियाज होते हैं, जो कि आम किसान क्या समझ पाएगा। पढ़े लिखे लोग हम लोग हैं, इंश्योरेंस किसान अगर पढ़ा लिखा होता तो किसानी क्यों करता? फिर वो आके नौकरी करता ना। तो ऐसे नॉर्म्स होंगे कि उसको मिनिमम यील्ड देनी होगा। मान लीजिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट किया अंबानी के साथ, किसी के 20 बीघे पे या 10 बीघे पे, कि आपका मिनिमम हमें इतना यील्ड 10 किलो आलू हम देंगे ही देंगे, किसान की तरफ से होगा। और इन केस अगर वो 10 किलो भी नहीं दे पाए या फसल बर्बाद हो किसी भी कारणवश, ठीक है, तो वो मतलब वो मजबूरीवश अंबानीज एंड बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के गुलामी में चला जाएगा। उसकी ज़मीन भी लिखवा ली जाएगी, और ये प्रोडक्ट और ये सब चीज़ तो बाद की बात है, बिकना उसकी ज़मीन बची रहे उसके पास, यही बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट होगा आने वाले टाइम में। छोटे मोटे किसान हैं, बड़े किसान, इनफैक्ट छोटे किसान क्या बड़े किसान को भी इससे लॉसेज होंगे। भाई इसको 10 किलो देना है तो उसको 100 किलो देना होगा। ठीक है, इन केस किसी भी नेचुरल कैलामिटी में अगर वो उतना नहीं रिड्यूस कर पाया उनके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, तो वो भी चला जाएगा। और उनके नॉर्म्स ऐसे होंगे कि वो पता चला 100 बीघा में 50 बीघा लिखवा ली जाएगी। ठीक है। अच्छा एक बात बहुत तेज़ी से घूम रही है सोशल मीडिया पर भी, एमएसपी सरकार जो है सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि इतने एमएसपी पर खरीदना अनिवार्य है। इससे सरकार क्यों बच रही है? सर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, उनको नॉर्म्स अपने हिसाब से बनाएंगे। और जैसे बीएसएनएल को ख़त्म किया, और गवर्नमेंट पीएसयूज़ हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए बने थे पीएसयूज़। ठीक है, इवन कांग्रेस के टाइम में सब प्राइवेटाइज था, लेकिन उसने नेशनलाइज किया, चाहे बैंक्स हो कि पब्लिक का पैसा सुरक्षित रहे। ठीक है, वरना प्राइवेट चलता रहता, अच्छा होता तो क्या प्रॉब्लम थी। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स चल रहे थे तब भी चल रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पीएसयूज़ लेके आए इसलिए कि आम जनता को नॉन प्रॉफिट हम सर्विसेज दे सकें। ठीक है, लेकिन अब इनका मकसद वही है नहीं, इनका प्रॉफिट मेकिंग मकसद है। ठीक है, तो इन एनी केस गवर्नमेंट जैसे बीएसएनएल ख़त्म किया, वैसे जो गवर्नमेंट की अगर एमएसपी रखते हैं नहीं रखते हैं उससे मतलब नहीं है, वो उनको किसी भी कीमत पे प्राइवेट वालों को फ़ायदा पहुंचाना है और सरकारी उसको ख़त्म कर देना है। तो क्या मान रहे हैं कि जो रेलवे का निजीकरण हो रहा है और बाकी पीएसयू का जो कंपनियां हैं, ये बहुत गलत है? अरे इससे गलत क्या है? मुझे तो इससे ख़राब कोई और चीज़ लगती, मतलब आप गवर्नमेंट पीएसयू नहीं बेच रहे, आप गवर्नमेंट बेच रहे हो। ठीक है, जो इतने सालों से कांग्रेस और अदर गवर्नमेंट्स ने बना के किस तरीके से पाल पोस के रखा, भले ही वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस थी, बट स्टिल वो हमारे जैसे एयर इंडिया है, मे बी इट वाज इन लॉसेस, लेकिन एक एयर इंडिया का एक नाम था। इंडिया एक पहला देश होगा जिसकी कोई गवर्नमेंट एयरलाइंस नहीं होगी, सरकारी एयरलाइन नहीं होगी। ठीक है, लाइक हर कंट्री की अपनी एयर अमेरिका, एयर फ्रांस, सबकी। एयर इंडिया भी जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो उसका नाम बदलेगा, या नाम वही भी रहता है, लेकिन सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश होगा जिसकी प्राइवेट गवर्नमेंट की कोई एयरलाइन नहीं होगी। जो इस समय जो भी कैलामिटीज़ के समय में या जो भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है या कुछ भी होता है, उस समय एयर इंडिया काम आती है, या रेलवेज़ काम आती है, जो आपको मजदूर भेजने थे, ये करने थे। और कोई प्राइवेट ट्रेन तो नहीं आई, सरकारी ट्रेन ही काम आई। तो और आने वाले टाइम में आई डोंट नो क्या होने वाला है, देश के बाहर कोई और जगह ढूंढी जाए, वो बेहतर रहेगा। अच्छा ये बताइए, रेलवे आप भी ट्रेन से यात्रा करते होंगे और आपके जानने वाले भी करते होंगे, निजीकरण ट्रेनों का हुआ, ट्रेनें जो है प्राइवेट चलाई गई, कहा जा रहा है कि किराया बहुत बढ़ा दिया गया, लेकिन सुविधाएं बहुत बढ़ गई। क्या आपको देखने को मिला? सर अभी हम लोग इतने हायर लेवल पर नहीं पहुंचे कि हमें बुलेट ट्रेन या बहुत हायर सुविधा चाहिए। आज की डेट में मिडिल क्लास, लोअर क्लास जनसंख्या हमारी 80 to 90% है। आप देखिए जानवर की तरह भर के बोगी में जाते हैं। आप जनरल 2 डिब्बे होते हैं या 4 डिब्बे होते हैं, उसकी जगह आप 8 डिब्बे करिए, वो ज़रूरत है। हमें 8 डिब्बे 10 डिब्बे चाहिए जनरल के, रादर देन हमें बुलेट ट्रेन। हमारे पास इतना टाइम है इंडियंस के पास, जो हम खाली होकर कुछ भी काम करते हैं, जेसीबी से खुदाई देख लेते हैं, ये सब करते हैं। हमारे पास इतना फालतू टाइम है, हमें ज़रूरत नहीं बुलेट ट्रेन की, और ना ही उसका हम अफोर्ड कर पाएंगे।
ठीक है, हम 15 रुपये में कानपुर पहुंचना चाहते हैं लोकल एलसी से, 15 रुपये 20 रुपये में, और लोग प्राइवेटाइज होते ही देखिएगा ये 15 रुपये किराया 150 रुपये से 200 रुपये होगा। ठीक है, एमएसटी सिस्टम ये लोग ख़त्म कर देंगे, और करेंगे भी तो इतना एक्सपेंसिव कर देंगे कि आम जनता कहाँ से, जो 5,000 में 5-6 हज़ार 10,000 रुपये में मान लीजिए कानपुर से लखनऊ कोई कमाने आता है, ठीक है, तो एटलीस्ट वो 200-250 की एमएसटी से महीने भर सफ़र कर ले रहा है। तो आपको लगता है कि जब ये प्राइवेटाइज कर लेंगे तो वही 200-250 2,500 3,000 रुपये हो जाएगा, तो बेचारा किस तरीके से किराए के मकान, बीवी बच्चे, स्कूल फीस, ये सब कैसे अफोर्ड कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। वो बेचारा उसकी जो नौकरी लखनऊ में कर रहा होगा या लखनऊ वाला कानपुर में कर रहा होगा, नौकरी भी चली जाएगी। जो 10,000 आ रहे थे, 8,000 आ रहे थे, वो भी चले जाएंगे। और यही सब आने वाले टाइम में तो बहुत कुछ नेगेटिव्स मिलने वाले हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक तो यू। देखिए, निजीकरण एक बड़ी समस्या है और यह समस्या अगर इसी तरीके से आगे बढ़ेगी तो वाकई में बहुत परेशानी पैदा होगी, क्योंकि आम आदमी चाहता है कि वह कम पैसे में बड़ी यात्रा करे, क्योंकि उसके पास समय है, और हमारा देश जो है वह इस तरीके से निजीकरण के लिए तैयार भी नहीं है। इसकी बातें भी होती रहती हैं कि रेलवे का निजीकरण कर दिया गया, एयरप्लेन के जो हवाई अड्डे थे उनका भी निजीकरण किया गया है और कहा जा रहा है सुविधाएँ बढ़ेंगी। ये अपने आप में सबसे चिंताजनक बात है। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।